हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। सर, क्या डिस्कस करने वाले हैं आप? आज देखो मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ गए। सर, बिना आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट बताया, सीधा अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली आज मैं स्पेसिफिक टॉपिक लेके आया हूं। कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक? कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। बाकी टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, ठीक सर, बताओ सर। फिर भी थोड़ा सा बेस तो बता ही दो। बिल्कुल बताता हूं, देखिएगा। देखो, जब तक मैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटर होता हूं, मतलब अकेला ओनर होता हूं बिजनेस का, इफ आई एम अ सोल प्रोप्राइटर के केस में तो क्या है, सब कुछ मैं ही हूं। जो प्रॉफिट है वो सब मेरा है। मेरे साथ मुझे किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट की। मुझे किसी के साथ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लिमिटेशन जरूर थी मेरी। मैं एक लिमिटेड बिजनेस कर पा रहा था, मेरा अकेले का माइंड काम कर रहा था, बट जैसा भी था मैं अकेला ही था। मुझे कोई कहने वाला नहीं। जैसा मेरे को करना है वैसा मेरा है। जो प्रॉफिट कमाया वो सारा मेरा है। लेकिन बात यह है, जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके बिजनेस करता हूं, मतलब मैं उनके साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस करता हूं, तो सर वहां क्या चेंज आ जाता है? देखो, वहां चेंज क्या आता है उससे पहले मैं बताता हूं। प्रोप्राइटर यानी जब मैं इंडिविजुअल होता था तो मैं क्या किया करता था, किस टाइप के अकाउंट्स बनाता था। फिर हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में कहां और जरूरत पड़ी। देखो, जब इंडिविजुअल पर्सन होता है तो सबसे पहले वो क्या प्रिपेयर करता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सर, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो उसके ट्रेडिंग से रिलेटेड डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज है, उनका डिफरेंस निकालता है। क्या क्या आता था उसमें? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि कोई डायरेक्ट वेजेस है या कोई फैक्ट्री एक्सपेंस जिसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहते हैं, वो आता है। और जो रेवेन्यू यानी कि सेल्स है वो बाय साइड में लिखते थे, और क्लोजिंग स्टॉक। और जो इसका रिजल्ट आता था, ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता था, उसको हम क्या बोलते थे? जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सर, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे। कुछ याद आ रहा है? ये देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आया। सर, क्या ये पार्टनरशिप में भी बनेगा? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप में बनेगा। बात की बात, पहले सोचो सोल प्रोप्राइटर में होता क्या था। हाँ सर, हाँ, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर ट्रेडिंग के बाद में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी&एल अकाउंट शॉर्ट में बोलते हैं उसे। सर, इसमें क्या आता है? इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया, मतलब और बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत से रेवेन्यूज ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। In other words, I can say all kinds of indirect income and indirect expenses, सारे indirect expenses और सारे indirect income कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। अच्छा सर, हाँ, तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? ये देखो, जो ग्रॉस प्रॉफिट ने हमें यहाँ छोड़ा, जो ट्रेडिंग अकाउंट ने हमें ग्रॉस प्रॉफिट पे छोड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग यहीं से होगी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अलावा बाय साइड में आप सब जानते हैं क्या आता है? ऑल इनकम्स। सारी जो भी इनकम है जो ट्रेडिंग में नहीं आई वो यहाँ आ जाएगी। यानी कि कौन सी आती है? बाय इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या हो सकती है? कमीशन हो गया, कोई रेंट इनकम हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर मान लो मैंने किसी एसेट को बेचा, उसको बेचने पे कोई प्रॉफिट हुआ, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, वो सारे इसमें आ जाते हैं। सर, 2 में जो भी एक्सपेंस इधर नहीं है वो सारे 2 में आ जाते हैं। जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। सर, कमीशन इधर भी और इधर भी। कमीशन पे करते हैं तो एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव करते हैं तो इनकम है। कोई रेंट हो गया, कोई लोन लिया था उसका इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अदर एक्सपेंस हो गया, ये सारे इधर आ गए। और जो बचा यानी जो रिजल्ट आया वो क्या होता था? नेट प्रॉफिट। अब सुनो क्या होगा। प्रोप्राइटर के केस में ये सारा प्रॉफिट किसका होता था? ये सारा प्रॉफिट किसका होता था? ओनर का। और ओनर कौन? अकेला मैं अकेला प्रोप्राइटर, मैं अकेला ओनर हूं बिजनेस का। सारा प्रॉफिट मेरा उठाया, जेब में डाला। जेब में डाला मतलब इसके बाद डायरेक्टली मैं क्या बना दूंगा? बैलेंस शीट बना दूंगा। और बैलेंस शीट के अंदर जो मेरी कैपिटल होगी, उस कैपिटल के अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अब समझो बात को, अकेला पर्सन था तब तक तो ठीक था, लेकिन आज मैं अब अकेला बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ पार्टनर्स और हैं। मान लो मेरा नाम मिस्टर ए है, मैं ए हूं, और मेरे साथ में मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये भी पार्टनर्स हैं। और तीनों ने मिलकर डिसाइड किया भी साथ में काम करेंगे तो क्या होगा? बिजनेस में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस को ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। माइंड सिर्फ अकेला का नहीं, तीनों जनों का माइंड काम करेगा। यानी कहने का मतलब कंट्रोलेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस ज्यादा थे। इस वजह से हमने पार्टनरशिप की थी। ठीक बात सर, की थी, अच्छा काम किया।
तो सर अच्छा काम किया था, तो क्या पार्टनरशिप में भी ये काम करना पड़ेगा? बिल्कुल है, जैसा का जैसा काम जो यहाँ पे किया गया, कोई चेंज नहीं, सारा का सारा काम पार्टनरशिप फॉर्म के केस में भी एज इट इज करना पड़ेगा। ठीक बात। लेकिन उसके बाद जो ये नेट प्रॉफिट आया वो अकेला सिर्फ मेरा नहीं है, ये किसका है? मेरा भी है, और साथ में मेरे दो पार्टनर्स जो मिस्टर बी एंड मिस्टर सी है उनका भी है। तो सर क्या करना है? तो बांट दो उन तीनों में, आप जो प्रॉफिट आया बांट लो तीनों में, ए बी सी में बांट दो जो भी आया। कितना आसानी से आपने कह दिया सर बांट दो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता बांटना। क्यों सर नहीं होता? आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रॉफिट को कैसे बांटना है ये किस पे डिपेंड करता है? तीनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट कैसे हुआ, उस एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो सर एग्रीमेंट जैसा भी हुआ उस हिसाब से बांट दो, ये भी बात सही है, बांट दो। लेकिन फिर भी देखना थोड़ी समस्या आएगी। सर क्या समस्या आएगी? जल्दी से बताओ, सुनो। हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में जो नेट प्रॉफिट आता है उसको डायरेक्टली एक इक्वल अमाउंट या फिर एक सर्टेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कुछ समस्याएं आ सकती है। सर जल्दी से बताओ ना क्या प्रॉब्लम आने वाली है? तो देखो, मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो मैं इसके बाद में बनाऊंगा पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको भी कह रहा हूं मत देखो, इसकी तरफ देखो ही मत। ये मैं आपको भी समझाऊंगा इधर एग्जांपल देके, उसके बाद इस फॉर्मेट पे आऊंगा। अच्छा सर, बात समझ में आ गई। फिर भी सर बता तो दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करना होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? यस, अब आप सुने। देखो, नेम सजेस्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली पार्टनरशिप फर्म के केस में बनेगा, प्रोप्राइटर के केस में नहीं बनेगा। अच्छा सर, बात ठीक है, समझ में आ गई। तो सर इसमें क्या आता है? देखो, इसका नेम क्या सजेस्ट करते हैं? एज द नेम सजेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट का बंटवारा, अप्रोप्रिएशन करना, बांटना। सर प्रॉफिट को बांटना ही तो है। हाँ बिल्कुल बांटना है, लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं है कि एक सीधा सीधा एक रेशियो बांट दिया। बांटने के कई तरीके हो सकते हैं, कई सिस्टम्स हो सकते हैं, अलग अलग नेम से कुछ कुछ दिया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। चलो सर अब आप एग्जाम्पल देके बताओ, तभी हम समझेंगे। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सुन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं। कौन से 3 पार्टनर है? अभी जैसे मैं नेम बोल रहा था, 3 पार्टनर के नेम रख लेते हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर के नेम रख लिए। अब क्या हुआ? इधर क्या करना है? इधर इधर जो भी आपको बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन जो करना, मान लिया, ये लो मान लिया, क्या मान लिया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया, ये देखो यहां से जो प्रॉफिट आया, ये जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को यहां लिख दो। कितना प्रॉफिट ले? चलो आपके मन में जो है ले लो, मेरे मन में भी आ रहा है 3 लाख ले लेते हैं। सर चलो आपका मन हो गया तो वो ले लो, ठीक है। मैंने मान लिया 3 लाख का क्या हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड। सर कहां से लाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया। आगे देखना नहीं है, अभी मैं 3 लाख का प्रॉफिट अर्न करता हूं। हाँ सर हाँ। अब क्या करोगे? अब मुझे इस प्रॉफिट को बांटना है। सर बांट दो। कितने पार्टनर से? ए बी सी, जितने मैंने लिखे। तो सर क्यों आप इतना सोच रहे हो? जैसा उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ वैसा बांट दो। बात सही। और मैं ये भी मान लेता हूं कि डीड में एग्रीमेंट हुआ, पार्टनरशिप डीड में एग्री हुआ, यानी जो रिटर्न में जो कंडीशन आई, जो आपने एग्री किया जिस बात पे, वो ये था कि हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ सर ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली इसे डिस्ट्रीब्यूट करता तो पता है क्या करते? हम यहां लिख देते 1 लाख दे दो ए को, 1 लाख दे दो बी को, एंड 1 लाख दे दो सी को। हाँ सर बिल्कुल ही। लेकिन समस्या क्या आई जो मुझे कुछ आगे काम करना पड़ा? समस्या देखो क्या है। आज मैं ए और साथ में 2 पार्टनर्स और बी और सी जब प्रॉफिट को बांट रहे थे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख बांट लिया, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है? मेरे दिमाग में एक पॉइंट ये आया, एक क्वेश्चन ये आया कि इस बिजनेस में, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, उस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा तो मैंने इन्वेस्ट किया था, कैपिटल तो सबसे ज्यादा मैंने इन्वेस्ट की थी, और इन 2 नालायकों ने तो कैपिटल बहुत कम इन्वेस्ट की थी। तो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है? मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों ज्यादा मिलना चाहिए? क्या मैं गलत हूं? सर नहीं, गलत तो नहीं हो, ज्यादा मिलना चाहिए। जब मैंने किसी बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया है,
मैंने जब ज्यादा इन्वेस्ट किया तो क्यों मुझे इन दोनों के बराबर ही पैसा मिले, हम तीनों को क्यों अर्निंग साथ में एक जैसी मिल जाए, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है सर। तो सर आप ज्यादा ले लो, दिक्कत कहाँ है? ज्यादा ले लूं तो इनको कह दूं मैं ज्यादा लूंगा, तो ये क्या क्यों ज्यादा लेंगे, एग्री हुआ था ना। तो इनका ठीक है, एक काम करते हैं, आप खुद सोचो क्या सोचे कि जब मैं पैसा ज्यादा लगा रहा हूं तो क्या मुझे ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो भी सोच रहे हैं, बात तो सही है, जो ज्यादा लगा रहा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए क्या होता है, जब ये समस्या आती है, कैपिटल ज्यादा किसी ने कम लगाई, तो इसलिए जब ये समस्या आए तो समस्या का सॉल्यूशन बाद में मिलने में मुश्किल नहीं हो जाएगा। इसलिए हम पहले से ही क्या करते हैं, हम लोग जब डीड बनाते हैं उसमें पहले से ही लिख लेते हैं क्या, कि जो पार्टनर कैपिटल लगा रहा है उस कैपिटल पे उसको क्या मिलना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सर ये इंटरेस्ट वगैरह क्या लिया है, सुनो ध्यान से सुनना, अभी इंटरेस्ट की बात क्या है, ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते हैं मैंने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, सर कुछ कितना, ये भी बता दो कुछ कितना, तो चलो कुछ कितना लगाया, मान लेते हैं मैंने 6 लाख का अमाउंट लगाया, 6 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट की, और मेरे इन दो पार्टनर्स ने बिजनेस में 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए इंडिविजुअली, मतलब 6 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, 3 लाख इसने इन्वेस्ट किए, 3 लाख एक और पार्टनर ने इन्वेस्ट किए। तो अब मैं इन लोगों से डबल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मुझे इनके बराबर ही प्रॉफिट में शेयरिंग लेनी है तो क्यों मैं 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं, इससे अच्छा तो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, मुझे वहां से जो भी रिटर्न मिलेगा वो अकेला सिर्फ मेरा रिटर्न होगा। सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, वो जो एक्स्ट्रा 3 लाख में लगा रहा हूं, अगर वो एक्स्ट्रा 3 लाख में कहीं और लगाता तो उसका रिटर्न सिर्फ अकेले मेरी पॉकेट में जाता, लेकिन आज यहां 3 लाख लगाने से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है वो सिर्फ मेरी पॉकेट में नहीं आता, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात तो सही है सर, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा। फिर हम तीनों में आपस में एग्री हुआ कि चलो कोई बात नहीं, आप ये पैसा कहीं और लगाते तो आपको वहां से रिटर्न मिलता, रिटर्न हो सकता है इंटरेस्ट के फॉर्म में मिले, तो क्यों ना जो पार्टनर जितना पैसा लगा रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट के फॉर्म में ले लो, और इंटरेस्ट ऑब्वियसली उसी को ज्यादा मिलेगा जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किए। हाँ सर, तो जैसे मैंने कहा अगर मैं ये एग्री कर लेता हूं इनके साथ और ये लोग भी मेरे साथ एग्री हो जाते हैं, क्या एग्री हो जाते हैं कि जो पार्टनर जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज इनको इंटरेस्ट में मिलेगा, ताकि ऐसा करने से क्या होगा, मेरे को ये जो मैं इतनी देर से सोच रहा था कि मुझे तो टेंशन हो गई किस चीज की, भाई तीनों बराबर ले रहे हैं तो ये समस्या नहीं रहेगी, ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट के नाम से इनकी कंपैरिजन में कुछ ज्यादा मिलेगा तो मैं इतना परेशान नहीं होऊंगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो पार्टनर जितना इन्वेस्ट करेगा, यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उस पर कुछ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। चलो सर ले लो, तो अगर मैंने ऐसे 1 लाख बांट दिया तब तो हम तीनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट मेरी वजह से झगड़ा हो जाएगा, मैं कहूंगा मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तो ये तो करना सही नहीं है, एक कांटा मार देते हैं। तो सर क्या करें, इसमें से जो पहले स्पेसिफिकली किसी को देना है वो दे दो। क्या देना है, जैसे मान लो ये डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई उसका एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर लो, आप उनको दे दो। मैंने कहा ठीक है, डिसाइड हो गया था, क्योंकि मेरी कैपिटल इन लोगों से डबल थी तो मुझे डबल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैं खुद मेरी तरफ से मान लेता हूं इंटरेस्ट, कितना ले लें इंटरेस्ट, ये लो चलो, जैसे मैं 6 लाख बोल रहा था ना तो मैं 10% लेके चल लेता हूं, जैसे मैंने 6 लाख लगाया तो 60,000 मेरा इंटरेस्ट, इन दोनों ने 3 लाख इन्वेस्ट किया था तो 30,000 इनको दे दिया जाए। ठीक है, मैंने ले लिया मेरी तरफ से, ये रेट कुछ और होने की वजह से अमाउंट कुछ और भी कर सकते, डिफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये अमाउंट 60, 30 एंड 30 हम तीनों में ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो क्या अब रिमेनिंग प्रॉफिट 6 लाख क्या ये रिमेनिंग प्रॉफिट अब 3 लाख रहेगा? आंसर इज नो, क्योंकि 60 एंड 30 ये कितना हो, 1,20,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो सर रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहा, 1,80,000। हाँ सर हाँ, ये जो 1,80,000 प्रॉफिट है, अब सर आप इनको बांट दो, किसमें, ABC में, तीनों में बांट दो, ताकि ना इनको परेशानी ना मुझे परेशानी। हाँ सर, मैं बांटने गया, बांट रहा हूं, ये तो बांट दिया, इसके अलावा 180 को तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, 60 एंड 60
मुझे लगा अब इनकी टोटल कर लो, दैट्स इट, बात खत्म। इतने में क्या हुआ, बी खड़ा हो गया। क्यों भाई, तूने तेरे दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? जिसकी कैपिटल ज्यादा उसको इंटरेस्ट ज्यादा, सारा दिमाग तेरे में ही है क्या? मैं भी तो हूं। तो मैंने कहा भाई तेरे क्या समस्या है? तो बोलता देखो ऐसा है, तुम दोनों ए और सी तो क्या करते हो, घर बैठे रहते हो दिन भर, आते हो कभी, आते हो, आए थोड़ी देर के लिए चले। मैं दिन भर यहाँ पे बैठा रहता हूं, इस शॉप में मैं दिन भर बैठा रहता हूं, सारा काम मैं संभाल रहा हूं बैठ के। क्या आपको नहीं लगता मेरे साथ अन्याय हो रहा है? सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बी हूं अभी, मुझे ऐसा लग रहा है सारी मेहनत क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आपने तो क्या पैसा लगाया बैठ के कर। तो बी ने कहा कि जब मैं यहां पे पूरा टाइम दे रहा हूं तो आपको नहीं लगता मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए? तो ए और सी ने डिसाइड किया बात तो सही है, क्यों ना इसको भी कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो हमने बी से पूछा क्या चाहिए देखो, तो बी कहता है देखो अगर मैं यहां नहीं बैठा होता तो आप क्या करते? तो ए और सी कहता किसी और को बिठाते। बी कहता है क्यों, मेरे जितना कोई रिलायबल पर्सन मिल जाता? ए और सी सोच रहे शायद मिल भी जाता है नहीं भी मिलता। हम फिर डिसाइड करते बोलना तेरे को क्या चाहिए। तो बी ने कहा क्यों ना मुझे यहां बैठने की कुछ सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना पूरा टाइम डिवोट कर रहा हूं, तो उस टाइम डिवोशन की वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर यही काम कहीं और करता तो वो मुझे सैलरी दे देता, तो मुझे यहां से मिलनी चाहिए। बात तो सही है। ए भी राजी, बी भी राजी, सी भी राजी। इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई जो अपना टाइम यहाँ पे दे रहा है उसको एक सैलरी देनी चाहिए। और ये डिसाइड हुआ, ये काम करने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि समस्या बाद में ना, इसलिए पहले से डिसाइड हो जाता है। क्या डिसाइड हो गया कि जो पार्टनर यहाँ पे बैठ रहा है, जैसे पार्टनर बी है, उसको 5000 रुपीज पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। he will be given rupees 5000 per month as a salary। तो for the whole year 5000 into 12 कितना अमाउंट हुआ? 60,000। यानी बी को 60,000 सैलरी मिलनी चाहिए ताकि इसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। एग्री कर दी, तीनों ने एग्री किया, बात तो सही थी। तो अगर ये बात सही थी तो हमने इस 180 को जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो तो गलत हुआ। क्यों? 180 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो कुछ सैलरी अलग से होती नहीं। तो हमने डिसाइड किया पहले सैलरी दो बी को, तो हमने यहां लिखा लेस कर दो क्या, सैलरी। जैसे मैंने कहा ये सैलरी किसको देनी है, पार्टनर बी को देनी है मान लो, तो बी को आप सैलरी दे दो कितना, 5000 इंटू 12 60,000 सैलरी दे दो। और किसी पार्टनर को सैलरी देनी नहीं, क्योंकि ए और सी तो कभी कभार आते हैं, वो काम बैठते ही नहीं तो सैलरी नहीं। तो फाइनली हमने डिसाइड किया बात सही थी, 60,000 यहां से लेस कर दो। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहा? रिमेनिंग प्रॉफिट रहा 1,20,000। अब सोचो जब रिमेनिंग 120 रहा तो क्या इस रिमेनिंग को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे एबीसी में, तीनों में इक्वली? हाँ सर अब तो कर दो, अब क्या समस्या है? तो हमने सोचा चलो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो 40,000 एंड 40,000। इतने में क्या हुआ, सी जाग गया। सी कहते हैं पहले ए ने अपना दिमाग लगाया, फिर बी आ गया चिल्लाते चिल्लाते मैं टाइम देता हूं। सी सोचता है मैं क्या यहां पे मक्खियां मारने आया हूं, मैं यहां पे कुछ कर नहीं रहा हूं क्या? तो ए और बी कहते तू कर क्या रहा, तू तो घर पे बैठा रहता है। सी कहता है मैं घर पे नहीं बैठा रहता, मैं घर बैठा बैठा भी कुछ करता रहता हूं और बिजनेस से रिलेटेड कुछ करता रहता हूं, और आपको नहीं पता मैं क्या करता हूं। तो हमने पूछा क्या करता है? तो सी ने कहा मैं आपके बिजनेस का, आपका नहीं इनफैक्ट हमारे बिजनेस का, क्योंकि मैं भी पार्टनर हूं, हमारे बिजनेस की सारी मार्केटिंग का काम तो मैं करता हूं, सारी मार्केटिंग का काम मैं करता हूं, घर घर जाके लोगों को समझा के आता हूं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, अगर आप हमसे प्रोडक्ट लोगे तो आप चेक करके देखना अभी किसी दूसरे की कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट बड़ा शानदार है और आपको डेफिनेटली ज्यादा पसंद आएगा। तो हमने देखा सी वास्तव में ऐसा करता है क्या, हमने पता किया, पता चला सी वास्तव में ऐसा काम करता है। तो अब जब ये डिसाइड हुआ कि भी सारी मेहनत सिर्फ ए और बी ही नहीं कर रहे, सी भी कुछ कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे शॉप पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, वो हमारे बिजनेस की मार्केटिंग करने में लगा। और मार्केटिंग भी तो बहुत जरूरी है, अगर अच्छी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो आपकी बिजनेस का प्रोडक्ट बड़ा अच्छा हो, लेकिन मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। तो हमने सी से डिसाइड किया भाई सी तेरे लिए क्या बनता है। तो सी ने कहा देखो ऐसा है, मुझे कुछ कमीशन मिलना चाहिए, मैं जो माल बेचता हूं ये घर घर जाके ऐसा कुछ कहता हूं, तो मुझे कुछ कमीशन मिलना चाहिए। कमीशन मिलना चाहिए, कितना कमीशन मिलना चाहिए? तो डिसाइड हुआ मान लो 40,000 रुपीज, सॉरी 45,000 रुपीज का
कमीशन मिलना चाहिए, ये डिसाइड हो गया। तो हमने 45,000 कमीशन डिसाइड किया, किसको देना है, सी को देना है, ठीक है भाई। 45,000 का कमीशन डिसाइड हुआ। कमीशन की बात हुई थी, कमीशन सी ने डिसाइड किया, मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि सी को कमीशन मिलना चाहिए 45,000। एग्री कर दिए किस बात पे कि 45,000 कमीशन मिलना चाहिए। तो जब हमने डिसाइड किया कि इसको 45,000 कमीशन देना है, तो सी को दे दो 45,000 कमीशन। तो इसका मतलब ये 40 40 40 तो आप नहीं बांट सकते ना, ये तो तब बांटते कब, जब पूरा 120 डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्योंकि आपने इस 120 में डिसाइड किया कि सी को कमीशन देना है, तो सी को कमीशन कितना हुआ, 45,000। अब जो बचा, कितना बचा, 75,000। फाइनली ए भी खुश, बी भी खुश, सी भी खुश, तीनों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा। तो अब जाके हमने देखा कि जो ये नेट बचा 75,000, फाइनली इसको तो बांटते हैं इक्वली। तब तीनों ने एग्री किया, यस हम तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तब हमने 25,000 एंड 25,000 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन तीनों में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फाइनली देखो रिजल्ट क्या आया, तीनों पार्टनर्स को क्या मिला। तो देखिएगा टोटल कितना मिला तीनों को। ए को देखो 60,000, 25,000 कितना हुआ, 85,000। बी को देखो 30, 60, 90 प्लस दिस 1,15,000, 30, 45 एंड 25, ये कितना हो गया, 1 लाख। और आप देख पा रहे हो क्या, तीनों की जो टोटल है 1,15,000, 85,000, 2 प्लस 1 3 लाख। हमारा टोटल नेट प्रॉफिट कितना था, 3 लाख था। और फाइनली इसे 3 लाख में 3 लाख रुपीस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये डिफरेंट अमाउंट तीनों के आ गए, ये तीनों में इक्वली नहीं आया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो ये था हमारा P&L अप्रोप्रिएशन करने का तरीका। हाँ सर, हाँ समझ में आ गई। अब सर ये बताओ कि अगर इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे। ये तो मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने का पैटर्न क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये इसका प्रोसीजर रहेगा। लेकिन करने का आपको एज इट इज फॉर्मेट ये करना है, कोई जरूरत। इसके पीछे का लॉजिक समझाया मैंने, करना क्या आपको। देखो ये देखो, फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का ये जो नेट प्रॉफिट आया है वो हमने यहां ट्रांसफर किया। ये वही था मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 3 लाख। इसमें से पहले स्पेसिफिक हेड के अकॉर्डिंग जिसको जो देना है दे दो। क्या देना है, 2 पार्टनर सैलरी। इस अप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड चीज आएगी। पार्टनर सैलरी जैसे मैंने ए को दिया, किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया, सी को दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको भी देना है दो। और सर ये क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है ना। बेसिकली जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व का मीनिंग है आपने जो भी कमाया उस कमाई में से जो हिस्सा आप बांटना नहीं चाहते, आप अभी भी रखना चाहते हो रिजर्व में, कि फ्यूचर में अगर कुछ लॉस हो गए तो उसको सेट ऑफ करने के लिए हम कुछ पार्ट एक सेपरेट रखना चाहते हैं, किसी पार्टनर में बांटना नहीं चाहते। अगर ऐसा हमने डिसाइड किया है तो हम उस अमाउंट को जनरल रिजर्व में डालेंगे। मैंने मेरे एग्जांपल में ये नहीं लिया। और फाइनली जो बच गया वो कैसे बांट देंगे, तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल। सर आपने एक चीज और लिखी है बाय में। हाँ, ये मैंने बाय में एक चीज और लिखी है जो मेरे एग्जांपल में नहीं दी। वो क्या है, सुनो। जिस तरीके से आप पार्टनर को प्रॉफिट बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से कुछ रुपए विड्रॉ करे, यानी कि ड्रॉइंग्स करे। तो जब वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, पैसा यूज कर रहा है, तो उस यूज किए गए पैसे के बदले हो सकता है बिजनेस उस पर क्या चार्ज करे, इंटरेस्ट चार्ज करे। और इंटरेस्ट चार्ज करे यानी बिजनेस की क्या हो गई, इनकम। सर क्या ये हमेशा चार्ज करेगा, ये अगर डीड में लिखा है तो चार्ज करेंगे। हो सकता है हम डिसाइड कर ले कि भाई हाँ, जिस तरीके से मैंने इनका कॉन्सेप्ट बताया उसी तरीके से हो सकता है कोई पार्टनर कह दे कि भाई ये पार्टनर ज्यादा ड्राइंग्स करता है, इसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करो, ये कम करता है तो कम चार्ज करो। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट और ड्राइंग्स क्या हो गई, इनकम। इनकम को बाय साइड में लिखा और फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ समझ में आई। सर अब इसके बाद क्या देखना है,
इसके बाद में हमें बहुत सी चीजें और देखनी है कि ये जो कैपिटल में ट्रांसफर होता है वो किस टाइप की कैपिटल होती है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट मैं एक स्पेसिफिक बात अभी आपको इस P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और बता देता हूं। लास्ट बात वो ये, सर क्या बता रहे हो, सुनिएगा, सारे आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, न कि P&L अकाउंट में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को यानी बिजनेस को कोई लोन दिया है, कैपिटल नहीं, कैपिटल तो मतलब क्या हो गया, ओनर की हैसियत से दिया है, अभी ओनर की हैसियत से कैपिटल नहीं दिए, अदर देन कैपिटल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है कि भाई मैं लोन दे रहा हूं, और लोन दे रहा हूं तो मुझे इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को कोई लोन देता है तो उस लोन पे फर्म को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे नहीं, किस पे, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, कहां आएगा, यहां आएगा। सर यहां पे तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, ये किसका है, फर्म ने जिससे भी लोन लिया उसका सारा इंटरेस्ट ये है, चाहे पार्टनर से लिया हो चाहे एक्सटर्नल किसी भी पर्सन से लिया हो। इसलिए मैं ब्रैकेट में क्लियर कर देता हूं, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन में इंक्लूडिंग पार्टनर्स लोन भी आएगा, इंक्लूडिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट, मतलब पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी इसी में आएगा। एक्सटर्नल का तो आएगा ही आएगा, पार्टनर वाला भी आएगा। सैलरी जो मैंने यहां लिखी है, ध्यान रहे, सैलरी केवल ऑफिस के स्टाफ की, उनकी सैलरी वो यहां आएगी, पार्टनर की सैलरी तो कहां आएगी, यहां आएगी। समझ में आ रही बात? देखो, एक्सटर्नल पार्टीज को सैलरी किसी भी पर्सन को दिए, जो स्टाफ है हमारा, उसकी सैलरी तो यहां आएगी, लेकिन पार्टनर की सैलरी यहां आएगी। लेकिन दूसरा एक्सेप्शन देखो, दूसरा एक्सेप्शन है मेरा रेंट। अगर रेंट हमने किसी ऐसी बिल्डिंग का दिया है जो बिल्डिंग किसी एक्सटर्नल पर्सन की है, रेंट दे रहे हैं इस बिल्डिंग का, तो ठीक है, इधर आएगा। लेकिन अगर ये लैंडलॉर्ड यहां का पार्टनर है और लैंडलॉर्ड पार्टनर है, और लैंडलॉर्ड को जो पार्टनर को जो आप रेंट पे कर रहे हो, क्या उसको दिया जाने वाला रेंट P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा कि P&L में? क्योंकि सर वो एक पार्टनर है और पार्टनर ने रेंट पे आपको दी है, ये बिल्डिंग दी है, तो फिर पार्टनर को दिया जाने वाला तो यहां आना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं, उस पार्टनर ने उस बिल्डिंग को पार्टनर की हैसियत से नहीं दिया, उसने एक लैंडलॉर्ड की हैसियत से में दिया। मतलब रेंट को जो आप पे करने जा रहे हो, चाहे वो किसी भी पर्सन को क्यों ना हो, वो P&L अकाउंट में आएगा, P&L अकाउंट में। यानी मैं रेंट में भी लिख देता हूं इंक्लूडिंग पार्टनर को दिया जाने वाला रेंट भी यहीं आएगा। बाकी कोई भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड यहां आएगी। सिर्फ दो आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड होते हुए भी यहां आएंगे, और वो दो कौन है, रेंट बिल्डिंग का, या फिर नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो चीजें यहां पे आएगी, बाकी सारी पार्टनर से रिलेटेड आइटम सारे यहां आएंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी और डिस्कशन करेंगे। कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।